हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है सरल रेखीय गति अध्याय नंबर 3 आंकिक प्रश्नों की इस विशेष कड़ी में। जैसा कि आपको विदित है, हम बहुत से प्रश्न कर चुके हैं, ताबड़तोड़ प्रयास कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के उस भ्रम जाल को, उस डर को हम भगा चुके हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही निराले अंदाज से, बहुत ही सैने सैने शानदार तरीके से हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न हमारे अभी बाकी हैं, उनको हम करते हैं। देखिएगा, आप देख रहे हैं कि ये उदाहरण मैं करा चुका हूं, ये उदाहरण मैं करवा चुका हूं, ये उदाहरण मैं करा चुका हूं। ये अवकलन समाकलन वाला भी हो गया। ये जो शानदार क्वेश्चन था ये भी हम कर चुके हैं। उदाहरण नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। डन, ओके। इसको आप इंपॉर्टेंट कर दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न था, शानदार। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। जरा देखिए क्या कहना चाह रहा है पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.5। देखो, ये कह रहा है मुक्त पतन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। अवश्य, मुक्त पतन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए। वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। सवाल ये है कि इस मुक्त पतन का मीनिंग क्या है। मुक्त पतन का मतलब है मित्रों, फ्री फॉल हो रही है बॉडी। फ्री फॉल होने का मतलब है वस्तु में सिर्फ एक मान का त्वरण है, एक निश्चित मान का त्वरण है, वो है गुरुत्वीय त्वरण। तो मुक्त पतन के दौरान अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उस पर सिर्फ एक ही प्रकार का बल कार्यरत होता है, वो है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल है नहीं। क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया। वायु जनित प्रतिरोध अर्थात वायु के घर्षण को भी आप नगण्य मान सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया है। तो मुक्त पतन का ये जो स्वतंत्रता पूर्व नीचे गिरने वाला जो गति का दौर है, वस्तु की गति है, इसका हमें वर्णन करना है, वायु जनित प्रतिरोध की अपेक्षा करना है। वर्णन में क्या क्या करना है तो जरा सुनिए। वर्णन में हमें ये बताना है कि वस्तु नीचे गिर रही है तो उसका त्वरण कितना है, उसका वेग बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, क्लियर, ग्राफ कैसे आएगा, कौन सा बल लगेगा, ये बातें हमें स्टेप बाय स्टेप बतानी। देखिएगा कैसे। मैं कहूंगा मुक्त पतन के अधीन, मुक्त पतन के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक, मुक्त पतन के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ यदि कोई वस्तु गिरती है, यदि कोई वस्तु गिरती है तो क्या होता है, नीचे की तरफ कोई वस्तु गिरती है तो क्या होता है, जरा सुनिए। तो उस वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वीय बल, मैं कहूंगा तो उस वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वीय बल कार्यरत होता है, अर्थात वस्तु का त्वरण सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होता है। वस्तु का त्वरण सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होता है। वस्तु का त्वरण सिर्फ क्या है?
गुरुत्वीय त्वरण के क्या है, तुल्य होता है। ठीक है, वस्तु का त्वरण सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होता है। चूंकि वायु जनित प्रतिरोध, चूंकि वायु जनित प्रतिरोध अथवा अन्य बाह्य बल, वायु जनित प्रतिरोध अथवा अन्य बाह्य बलों के प्रभाव को नगण्य माना जा रहा है। बलों के प्रभाव को नगण्य या शून्य, प्रभाव को नगण्य या शून्य माना जा रहा है या माना गया है। ठीक है, हम समझ गए भाई। अब जरा सुनिए, मैं कहूंगा यदि वस्तु का त्वरण धनात्मक है, अगर वस्तु का त्वरण क्या है, धनात्मक है, क्या मतलब है इस बात का? वस्तु का त्वरण धनात्मक है तो मुझे बताइए कैसे इसका स्थिति समय ग्राफ आएगा। मैं कहूंगा ये तो है स्थिति x और ये समय है t, ये है x और ये समय है t, धनात्मक है तो वस्तु का त्वरण अगर धनात्मक है तो मुझे बताएं ऐसी कंडीशन में सबसे पहला जो पॉइंट है स्थिति और समय के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ मेरा कुछ ऐसे आएगा। और इस ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो बिंदु है ना, आप इन बिंदुओं पर अगर स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे, अगर आप इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हो तो क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा आप देखते हो कण के वेग को बताती है और सबसे ज्यादा यहाँ पर वेग प्राप्त हो रहा है। तो ढाल मैं कहूंगा कण का वेग क्या हो रहा है, बरसों 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 बरसों, मैं कहूंगा कण का वेग बढ़ रहा है। क्या ये समझ आया? इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि कण का वेग बढ़ रहा है समय के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं वस्तु पहले यहां से छोड़ी जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव नीचे गिरेगी, तो पहले वेग 0, फिर फटाक से वेग क्या होगा इसका, एक बार बढ़ेगा। और दूसरी बात, हम कहेंगे बल नहीं है, वायु जनित प्रतिरोध नहीं, वायु का घर्षण बल नहीं है, घर्षण बल नहीं है तो इस वेग के घटने का कोई कारण ही नहीं है, ये हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसके सीमांत वेग के तुल्य होने की भी कोई संभावना नहीं है। तो मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन में वस्तु का त्वरण धनात्मक है, कण का वेग बढ़ रहा है। ये तो पहला पॉइंट है। कितने चलिए कि ऐसी कंडीशन में स्थिति समय ग्राफ कैसे आएगा, तो मैं कहूंगा स्थिति समय ग्राफ ऐसे आएगा। समझ गए आप? ठीक है, समझ गए। दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा वेग समय ग्राफ। अगर मैं वेग समय ग्राफ की बात करूं तो वो कैसा आएगा? अगर मैं वेग समय ग्राफ की बात करूं तो वो कैसा आएगा? सुनो, अगर वेग समय ग्राफ की मैं बात करूं तो ये है मेरे पास दिश, ये है मेरे पास दिश, ये मैं कहूंगा ये वेग है, ये समय है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास ग्राफ यही आएगा। वेग समय ग्राफ का मतलब यहां पर यही है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेग भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। इसका मीनिंग यहां पर यह है कि वेग में समय के साथ, वेग में समय के साथ समानुपातिक रूप से, वेग में समय के साथ समानुपातिक रूप से वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। वेग में जो है समय के साथ मैं कहूंगा समानुपातिक रूप से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
क्या ये समझ आया? स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और अब मुझे बताओ त्वरण समय ग्राफ ये क्या हो रहा है? तीसरा पॉइंट है मेरे पास त्वरण समय ग्राफ। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। त्वरण समय ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? हमने अभी बोला कि मुक्त पतन, मुक्त पतन का मतलब है सिर्फ गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा, ऐसी कंडीशन में मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास है एस, एंड मैं कहूंगा ये है जी और ये है टी, और जी का जो मान है वो समय के साथ नियत रह रहा है। जी का मान जो है मैं कहूंगा मुक्त पतन के दौरान। क्या ये समझ आया? थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। मुक्त पतन के दौरान, मुक्त पतन के दौरान, मुक्त पतन के दौरान वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होता है, गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होता है। क्या ये समझ आया? क्या यहां तक सभी को समझ आया कि नहीं आया? मुझे बताइए जरा जल्दी से। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? त्वरण समय ग्राफ ये तो कब की बातें हैं मित्रों? ये बातें हैं कि जब वस्तु का त्वरण धनात्मक है। अब मान लो वस्तु का त्वरण अगर ऋणात्मक है, वस्तु का त्वरण अगर ऋणात्मक है, देखिए मैं कहूंगा यदि वस्तु का त्वरण, यदि वस्तु का त्वरण क्या है? वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है। अगर वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो जाए तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा अतः इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में कण के वेग, कण के विस्थापन मतलब स्थिति, विस्थापन, वेग व त्वरण का, समय के साथ त्वरण का, इस स्थिति में कण के विस्थापन, वेग व त्वरण का समय के साथ आलेख, समय के साथ आलेख क्या है? आलेख निम्नानुसार निर्मित किया जाता है। नहीं आया? इस स्थिति में मैं कहूंगा कण के विस्थापन, वेग और त्वरण का समय के साथ आलेख जो है वो निम्न अनुसार निर्मित करते हैं। कुछ इस तरह से हैं, देखिए कैसे। मुझे सबसे पहले बनाना है, सबसे पहले मैं कहूंगा स्थिति समय ग्राफ, मैं कहूंगा स्थिति समय ग्राफ। कैसे आएगा देखिए, स्थिति समय ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे आएगा देखिए, जरा 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 इस बार इसमें ऐसे आएगा। स्थिति समय ग्राफ से मुझे पता चलता है कि जैसे मैं इसको यूं बनाता हूं मित्रों, वैसे के वैसे इसमें जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये मेरे पास यूं होगा। नहीं आया? ये मेरे पास यूं होगा। मैं कहूंगा कुछ इस तरह से, यहां अगर पॉइंट खींचूंगा स्पर्श रेखा तो ये मेरे पास जो फाइनली है कुछ इस प्रकार से जो है टर्न होगा। ये है मेरे पास, नहीं ऐसे नहीं मित्रों, इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा तब बढ़ता हुआ आएगा। देखिए ऐसे। तो ये मेरे पास कौन सा है? ये मेरे पास तो है, ये मेरे पास है मैं कहूंगा स्थिति x और ये है समय। क्लियर?
इस तरह से जो है मैं ग्राफ प्राप्त करूंगा, स्थिति और समय का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा मुझे। फिर वेग समय कैसे होगा, दूसरा पॉइंट है वेग समय ग्राफ। कैसे आएगा सुनिए, अगर वेग समय ग्राफ की मैं बात करूंगा तो वो भी मेरे पास कुछ इसी तरह आएगा। देखिएगा, ये मैं कहूंगा ये मेरे पास समय है और ये मेरे पास वेग है। सारे नेगेटिव लेने हैं और कुछ नहीं, बाकी वही ग्राफ आने वाले हैं, नया कुछ नहीं है इसमें। उसमें भी यही आएगा वेग समय ग्राफ, यहां पर भी यही आएगा वेग समय ग्राफ। फिर देखो, मैं कहूंगा त्वरण समय ग्राफ। ये क्या है सुनिए, अगर मैं त्वरण समय ग्राफ की बात करूं तो इसमें कैसे आएगा जरा सुनिएगा। यस, मैं कहूंगा त्वरण समय ग्राफ के अंदर जो है मैं कहूंगा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे। ये है त्वरण, ये है समय। क्या मित्रों ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ज्यादा इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेगेटिव अगर होंगे वेग त्वरण तो सभी नेगेटिव में ही बनाने हैं, और जब धनात्मक है तो आपको ये बताने हैं। बस ये क्वेश्चन खुद कह रहा है, मुक्त पतन में स्वतंत्रता पूर्वक अगर गिर रही तो उसकी वस्तु की गति का वर्णन करो। तो गति में वेग आएगा, त्वरण आएगा, उसकी दिशाएं आएगी, कैसा है वो बताना पड़ेगा, और वो ग्राफ बताएंगे। तो ग्राफ हमने बना दिए। उदाहरण नंबर 3.5। बाय बाय दिस क्वेश्चन। मैं चलता हूं आगे। कितने चलिए जरा सुनिए, ये गैलीलियो जी के क्वेश्चन में आओ, क्या कहना चाह रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही धांसू है, सुनिए। गैलीलियो का विषम अंक संबंधित एक नियम है। क्या है ऐसा नियम? इस नियम के अनुसार विराम अवस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, अर्थात 1:3:5:7। इस कथन को सिद्ध करना है। ये गैलीलियो जी का सिद्धांत है कि विराम अवस्था से अगर किसी वस्तु को गिराया गया है तो उसके द्वारा समान समय अंतराल बोला है, मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच में, 2 से 3 सेकंड के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में जो चली गई दूरियां हैं, जो डिस्टेंस हैं, वो उसी रेशियो में है। किस रेशियो में? जैसे विषम अंक होते हैं 1:3:5:7। तो हमें इसकी पुष्टि करनी है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें, ये तो कथन है, सिद्ध करने वाला है। आपको ये समझना है कि ये विराम अवस्था से किसी वस्तु को गिराया गया है। खच 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 खच। ओके, यहाँ प्रारंभिक वेग 0 है, m वस्तु का द्रव्यमान है। इसको नीचे गिराया गया, बहुत बढ़िया। जैसे ही नीचे गिराया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में विषम अंक आएंगे 1:3:5:7। कथन को हमें सिद्ध करना। देखो कैसे। मैं कहूंगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, क्या आएगी वो दूरी? किसी वस्तु द्वारा तय, या मैं कहूंगा विराम अवस्था से गिरते समय किसी वस्तु को विराम अवस्था से गिराने पर तय की गई दूरी, क्या हो जाएगी? s बराबर ut प्लस हाफ AT²। s बराबर है ut प्लस हाफ AT²। चूंकि
u बराबर 0 है तो h बराबर हो जाएगा हाफ AT²। क्या यहां तक समझ आया? जल्दी से बताइए मुझे, क्या यहां तक समझ आया? चलो आगे जरा देखिए। तो h बराबर है मेरे पास हाफ AT² है। चूंकि वस्तु नीचे आ रही है तो ये बराबर मैं g लूंगा, तो h बराबर आ गया हाफ GT²। तो t बराबर क्या हो जाएगा मुझे बताएं। ओके, यही रखते हैं अपन, यही रख रहे हैं। वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में है, समान समय अंतराल में। तो हमें भिन्न भिन्न समय लेना है और उस भिन्न भिन्न समय अंतराल के अनुरूप हमें दूरियां लानी है। कैसे लाऊंगा? तो वो भिन्न भिन्न केस कौन कौन से होंगे, पहले तो आप इसको पढ़ो। ये दूरी का समय के साथ आ गया संबंध। मैं कह रहा हूं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है देखिए। समय t बराबर 0 सेकेंड पर चली गई दूरी कितनी मानूंगा मैं? चली गई दूरी मान लीजिए कितनी है, वो मान लिया S0 है। मैं कहूंगा समय t बराबर 0 सेकेंड पर चली गई दूरी कितनी है? S0 है। तो s बराबर है ut प्लस s बराबर है हाफ GT²। तो s, अब देखो ये 0 है, हाफ g, t 0 सेकेंड लिया, बोलो जरा, तो 0 मीटर। तो मुझे बताओ ये t बराबर 0 सेकेंड पर जो दूरी आ रही है कितनी आ रही है? वो 0 मीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 0 मीटर। समय t बराबर 0 सेकेंड पर चली गई दूरी S0 है, तो S0 बराबर है 0 मीटर। केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2, केस नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो मैं कहूंगा समय t बराबर मैं कहूंगा t सेकंड पर, या मैं कहूंगा ये तो t बराबर 0 की बात हो गई। समय t डैश बराबर t सेकंड पर चली गई दूरी, चली गई दूरी कितनी है? मान लो S1 है। t डैश बराबर t सेकंड में चली गई दूरी मान लो S1 है, तो s बराबर है हाफ GT²। तो S1 बराबर हो जाएगा, बस यही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाफ GT²। फिर देखो केस नंबर 3 में क्या है। केस नंबर 3 जरा 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 क्या आएगा मेरे पास? केस नंबर 3 में मैं कहूंगा समय t बराबर 3t सेकेंड पर चली गई दूरी, चली गई दूरी कितनी है? मान लो S2 है। क्लियर है? S2 है। S2 कितना आएगा देखिए, S2 इज इक्वल टू हाफ GT²। S2 इज इक्वल टू हाफ GT का वैल्यू 3t का होल स्क्वायर। ओहो देखो 999, हाफ 4 नहीं आया क्या? 2 नहीं लिया आपने हैं? 2 तो लिया ही नहीं, सीधा 3t ले लिया। कैसा यमला पगला हूं मैं भी। t बराबर मैं कहूंगा 2t सेकंड पर चली गई दूरी S2 है, तो ये होगा
ये हो गया मेरे पास 2, तो हो गया 9, बाद में आएगा 4 हाफ GT²। अब देखो, अब थोड़ा समझ आएगा आपको कि यहाँ पे जो S2 आ रहा है ना, यहाँ S2 आ रहा है 4 ऑफ S, कितना t बराबर 0 पर तो 0 आ गया था S1, S2 बराबर आ रहा है 4 ऑफ S1। नहीं आया? यहां पे कितना, ये S1 है ही है, ये S1 है। केस नंबर 3, केस नंबर 4 देखो जरा 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 जरा, केस नंबर 4। तो चलूं t बराबर 3t सेकंड पर चली गई दूरी कितनी है? मान लीजिए चली गई दूरी, मैंने कहा वो S3 है, S3 है, तो क्या हो जाएगा? तो S3 बराबर हाफ GT², तो S3 बराबर हो जाएगा हाफ ये G और ये 3t का होल स्क्वायर। तो S3 बराबर हाफ इंटू G, ये क्या है 9t का स्क्वायर। S3 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 1/2 GT²। ओके, तो S3 बराबर हो जाएगा 9 S1। क्या नहीं आया? हाफ GT² S1 है। S3 आ गया 9 S1, S2 आ गया 4 S1, t बराबर 3t हो गया। केस नंबर 4 5 देखो, t बराबर 5t सेकंड पर चली गई दूरियां कितनी है? मैं कहूंगा t बराबर 3t सेकंड पर हो गया 5, 1 मिनट, 2t हुआ, 3t हुआ, 4t आएगा। जरा देखिए, t बराबर 4t सेकंड पर चली गई दूरी कितनी है मेरे पास? मान लो चली गई दूरी कितनी है? S4 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, S4 बराबर है हाफ GT², S4 बराबर हाफ ये G 4t का स्क्वायर हाफ इंटू G 16t का स्क्वायर। तो जरा देखिए, S4 बराबर क्या हो जाएगा? ये मैं कह दूंगा 16 इंटू हाफ GT²। कोई डाउट? तो ये मेरे पास आ रहा है S4 बराबर कितना? 16 S1। एक लास्ट ले लेता हूं, उसके बाद ये फिनिश हो पाएगा, तभी अंतर हम निकाल पाएंगे, अन्यथा हम निकाल ही नहीं पाएंगे। डिफरेंस कैसे आएगा? केस नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है सुनिए। केस नंबर 5 तो हो गया ना, 4t, 4 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 करना है हमें। केस नंबर 6, केस नंबर 6 जरा देखिए क्या है वो। t बराबर 4t है, तो t बराबर 5t पर क्या है? t बराबर 5t सेकंड पर तय दूरी कितनी है? मान लो S5 है, कितनी है? S5 है। कैसे आएगा? तो मैं कहूंगा S5 बराबर हाफ GT², तो S5 बराबर हाफ G, t का हो गया 5t का स्क्वायर, S5 बराबर हाफ G 25। बोलो जरा। तो S5 बराबर हो जाएगा
S5 बराबर हो जाएगा, मैं कहूंगा 25 इंटू हाफ GT², 25 इंटू S1। अब आओ आप मैदान में। अब ये 5 तक तो डेटा मैंने निकाल दिया, आप चाहो तो ज्यादा भी निकाल सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है हमें ना। अब समय, एक तरफ समय लिखो, एक तरफ दूरियों की वैल्यू लिखो, एक बार इनका इंटरवल निकालो कितना आ रहा है। देखिए कैसे मैं कह रहा हूं, इधर तो मैंने लिखा समय अंतराल, ठीक है, ये मैंने लिखा है समय, t बराबर कितना है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कहूंगा क्रमिक अंतराल में तय दूरी कितनी है, हमें वो भी देखना है कि क्रमिक अंतराल में तय दूरी कितनी आई है, ठीक है। फिर देखिएगा दूरियों का आपेक्षिक अंतर, दूरियों का आपेक्षिक अंतर लेना है, दूरियों का आपेक्षिक हमें अंतर लेना है और फिर अनुपात बताना है। फिर मुझे क्या बताना है, फिर मुझे दूरियों का अनुपात बताना है। जरा देखो, समय कितना है, क्रमिक अंतराल में तय दूरी कितनी है, दूरियों का आपेक्षिक अंतर कितना है, हमें लिखना है दूरियों का अनुपात। समय क्या है, बोलो जरा। t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर t सेकेंड, t बराबर 2t सेकेंड, t बराबर 3t सेकेंड और t बराबर 4t सेकेंड। और एक और लिख देता हूं, t बराबर 5t सेकेंड हो जाएगा। कितना आ रहा है देखो, 0 सेकेंड पर तय दूरी कितनी है, 0, दूरियों का आपेक्षिक अंतर 0 0, t बराबर, हाँ क्रमिक अंतराल में तय दूरी कितनी है, ये S0 कर दो, S0 बराबर है 0 मीटर। S2 क्या होगा, हाफ GT², बोलो ना। S2 है, नहीं ये तो S0 है और ये S1 आ रही है मेरे पास, S1 बराबर है हाफ GT², ठीक है। और S2 कितना आ रहा है यहां पर, 4 S1, देखो ना भाई, ये S1 है और ये S0 है, ऐसे लिख दो। देखो t बराबर 2t पर कितना आ रहा है, 4S0, ये 4S0 आ गया। S3 पर कितना आ रहा है देखो, 9S1, S4 कितना आ रहा है चेक करो, 16S1 और S5 कितना आ रहा है देखो, 25S1। दिख जाएगा, दिख जाएगा क्या, वापिस सुन लो, वापिस सुन लो। S0 तो है 0, S0, S1 है हाफ GT² S1, S2 है 4S1, S3 है 9S1, S4 है 16S1 और S5 है 25S1। दूरियों का आपेक्षिक अंतर, तो देखो ये तो 0 है, ये तो 0 है, 0 में से S1 घटाओगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं कहूंगा ये S1 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मैंने यहां लिखा है, समझ आया कुछ, एक साथ दोनों का कंबाइंड डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, इन दोनों का डिफरेंस मैं यहां लिख रहा हूं S1, ठीक है। इसका S1 और 4S1 का डिफरेंस आपेक्षिक अंतर लिखना है ना, बोलो ना। 4S1 में से S1 गया तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 4, क्या बात है काजल, 4S1 माइनस S1 बराबर 3S1, तो मैं इसको सीधा लिखूंगा 3S1, ओके। S1 और 4S1 का डिफरेंस 3S1, 4S1 9S1 का डिफरेंस, 4S1 9S1 का डिफरेंस 5S1, 9S1 16S1 का डिफरेंस, ये कितना बच जाएगा भाई, 9S1 और 16, 9 और 10, ये कितना आ गया
देखिए 9 और 4 का 5 हो गया, और फिर मुझे 9 और 16 का लाना है ना। S4 16 ही है क्या, चेक कर लो। हाँ S4 16 ही है। तो 9 और 16 का लाओगे डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 7 S1, ठीक है। फिर देखो 9 और 16 हो गया 7, 16 और 25 देखो तो 16 और 10 26, तो ये हो गया 9 S1। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इनका जो अनुपात आ रहा है ना, गैलीलियो जी कह रहे हैं, गैलीलियो जी इनका जो अनुपात आना चाहिए वो अनुपात विषम अंक आना चाहिए। तो अनुपात कैसे निकालूंगा, S1 अनुपात 3S1 अनुपात 5S1 अनुपात 7S1 अनुपात 9S1, तो 1:3:5:7:9 आ रहा है ना, आ तो रहा है। तो मैं लिख दूंगा यहां आ रहा है मेरे पास 1 3 5 7 9। हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि सिद्ध करो दूरियों का अनुपात सदैव विषम अंक प्राप्त होता है। ये हमें प्रूव करने को कह रहा था। कितना अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही बारीकी से इसको हमने अध्ययन किया है। अब जिस विद्यार्थी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको आंसर मुझे पूरा पक्का है, याद है, विश्वास है कि समझ आ गया। क्या ये क्लियर है? गैलीलियो जी ने बोला कि विषम अंकों के अनुपात में जो दूरियां हैं उनका अंतराल जो है 1:3:5:7 के कथन में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट कर दीजिए, डन। क्या मैं आगे बढ़ूं, देख लीजिए इस प्रश्न को, बहुत बेहतरीन। चलो मैं आगे। जरा 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 देखो देखो, ये आओ इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है प्रतिक्रिया काल, मतलब स्पष्ट कर रहा है क्वेश्चन खुद ही। प्रतिक्रिया काल, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमसे तत्क्षण कार्यवाही शब्दों का मायाजाल है, तत्क्षण कार्यवाही की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा की जाती है, किंतु अनुक्रिया व्यक्त करने में हमसे कुछ समय लग जाता है। सही बात है। प्रतिक्रिया काल किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम देखने में और उसके विषय में सोचने में तथा कार्यवाही करने में लगने वाला समय है। जैसे हुआ यूं कि मैं सड़क पर जा रहा हूं, सड़क पर क्या हुआ कि अचानक आगे जाने वाली गाड़ी जो है उलट जाती है। तो हुआ क्या कि गाड़ी उलट गई, मतलब घटना हो गई, तो मैं सोचूंगा कि अरे गाड़ी उलट गई, ठीक है, तो ये मेरा एक्शन होगा। क्लियर। फिर क्या होगा कि मैं एकदम एक बार तो घबरा जाऊंगा कि क्या करना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं जो बीच में चला रहा था गाड़ी, अपनी गाड़ी को मैं साइड में स्टैंड करूंगा, साइड में स्टैंड करके रख कर मैं एक बार इधर उधर देखूंगा कि कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही, कहीं मुझे बचीड़ ना मार दे। तो उनको देखते हुए सोचते हुए फिर मैं वहां पहुंचूंगा, तो फिर मैं अनुक्रिया करूंगा। तो ये गाड़ी मेरी पार्क करके उस व्यक्ति के पास या उस गाड़ी तक पहुंचने का जो समय है उसे प्रतिक्रिया काल इन्होंने कहा है। तो देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया काल किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम देखने में, उसके विषय में सोचने में और कार्यवाही करने में लगने वाला समय है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर कार चला रहा है, अचानक रास्ते में एक लड़का सामने आ जाता है, तो कार में तेजी से ब्रेक लगाने से पहले व्यक्ति को जो समय लग जाता है उसे प्रतिक्रिया काल हम कहेंगे। अब बेचारा करे तो करे क्या। प्रतिक्रिया काल परिस्थिति की जटिलता और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। ये बात भी सही है कि परिस्थिति कैसी है, कैसी घटना रही है, उसको वहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, मतलब डिले,
उस काम को करने में जितना डिले है उसको प्रतिक्रिया काल कहेंगे। प्रतिक्रिया काल परिस्थिति की जटिलता और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। आप स्वयं का प्रतिक्रिया काल एक साधारण प्रयोग द्वारा माप सकते हैं, मतलब हमारा भी प्रतिक्रिया काल मापा गया है। आप अपने मित्र को एक रूलर दें, रूलर का मतलब होता है स्केल, रूलर दें और उससे कहें क्या, उससे कहें कि वो अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाली जगह से रूलर को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराए। मतलब जो स्केल है वो इसके बीच में रखकर क्या करे, वो इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे गिराए, रूलर को छोड़ूंगा तो गिर जाएगा। ज्यों ही रूलर को छोड़ा जाए आप उसे पकड़ लीजिए, ज्यों ही ये रूलर यहां से गिरेगा मित्र की अंगुली में से, मैं इसको यहां से पकड़ लूंगा। इन दोनों घटनाओं, रूलर को छोड़ने और आपके द्वारा पकड़ने के बीच में लगने वाला समय टी रिएक्शन पीरियड है। रूलर द्वारा चली गई दूरी डी को माप लें, मतलब ये यहां से अंगुलियां थी और मेरा हाथ यहां पर था, तो स्केल से दूरी माप लीजिए कितनी है। ठीक है, तो रूलर द्वारा चली गई दूरी डी को माप लो। किसी विशेष उदाहरण में d बराबर 21.0 सेंटीमीटर माना गया है, तो प्रतिक्रिया काल की गणना करो। अब आपको लग रहा है सर क्वेश्चन है, किसी की आत्मकथा है, तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है ना वो खाली एक लाइन का है और कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। जरा देखिए कैसे करना है। तो समझ आया। तो उस रूलर को छोड़ भी दिया है और किसी के द्वारा पकड़ भी लिया गया है, हमें वो टाइम पीरियड पूछ रहा है कुछ भी नहीं है। आप तो ये मान के चलो, इसका डायग्राम है क्या, हाँ है ना। ये देखो मित्र का हाथ है, ये रूलर स्केल को छोड़ रहा है, ये मित्र यहाँ पहुंच रहा है, ये दूरी हमें दी गई है, ये आपका हाथ है। प्रतिक्रिया काल का समय हमें लाना है, अभी ले आता हूं। देखिए जरा देखिए एक क्वेश्चन और हमारे बीच में 3 पॉइंट कौन सा रह गया है। तीन 3.5 ओके, एक उदाहरण और है उसको हम और करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं। तो हमें बीच में लगने वाले टी रिएक्शन रूलर द्वारा चली गई दूरी को मापना है। किसी विशेष उदाहरण डी में 21.0 सेंटीमीटर ये दूरी है, तो डी बराबर है मेरे पास 21.0 सेंटीमीटर। हाँ अब देखो हुआ क्या, हुआ यहां पर ये मैं कहूंगा रूलर को साम्य अवस्था से छोड़ने पर, रूलर को साम्य अवस्था से छोड़ने पर, अगर रूलर को साम्य अवस्था से छोड़ दिया गया है तो मैं कहूंगा u बराबर 0, तो s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s बराबर है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u बराबर 0 है तो s बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर। मुझे t लाना है, मुझे t लाना है, तो t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2s बाई जी, तो t बराबर हो जाएगा 2s बाई जी। t बराबर है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2, s कितना है जरा देखो, दूरी कितनी दी है। दूरी अगर हम बात करें तो दूरी हमारे पास दी गई है 21.0 सेंटीमीटर। अभी ले लेते हैं काम में इसको। 21.0 सेंटीमीटर, 21 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है, 21 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर, ये है मेरे पास जी है मेरे पास 10। कितना आ रहा है देखो, यस 42, 10 की घात -2/10, तो t बराबर अंडर रूट में
4.2 10 की पावर -2 कितना आ रहा है मेरे पास? टा 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 टा। देखिए मैं कहूंगा t बराबर आ रहा है, अरे t बराबर आ रहा है 0.2 सेकेंड। क्या ये समझ आया? कितना आसान सा प्रश्न है मित्रों, हमें ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताएं मुझे। ये हमारे पास प्रतिक्रिया काल टी रिएक्शन हमने निकाल दिया है। कितना बड़ा क्वेश्चन है पर सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, यही एनसीईआरटी की खास बात है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? आप इसको लिख दीजिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, परंतु फिर भी हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए चलिए, ओके आगे बढ़ता हूं मैं। जरा देखो, तो ये उदाहरण था हमारे पास, ये उदाहरण हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया यहां पर। हाँ गैलीलियो ने बहुत परेशान किया देवा। ये रूलर वाला है। अब आओ इसमें, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.9 क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिए। पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.9 ये हमारे पास कौन सा था मित्र? एक बार 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास अच्छा 3.8 है, और इससे पहले वाला एक उदाहरण जो है थोड़ा कम पड़ रहा है, 3.6 है। 3.7 उदाहरण जो है वो हम करेंगे अगली कड़ी में, उसको भी लेकर आएंगे। कहीं गायब है वो, सो रहा है अभी। चलिए, तो उदाहरण 3.9 में आओ। पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.9 हमें क्या कहना चाह रहा है? इंपॉर्टेंट कर दीजिए पहले तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहना चाह रहा है? 2 समांतर रेल की पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में है। ठीक है, 2 समांतर है, रेल की पटरियां है, उत्तर दक्षिण दिशा में है। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में है, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिशील है। दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग निकाले, अभी निकालते हैं। बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकाले, अभी निकालेंगे। अब ये बंदर आ गया बीच में। रेलगाड़ी ए की छत पर गति के विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर पर आवर के वेग से दौड़ते हुए बंदर के वेग की गणना करो, जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। क्वेश्चन भी बड़ा ही टेक्निकल है, शानदार। देखिएगा, मैं कहूंगा ये 2 रेलगाड़ियां हैं, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया। क्लियर है? मैं इसका हल कर रहा हूं। ये रेलगाड़ी ए है और ये रेलगाड़ी बी है। ओके, रेलगाड़ी जो ए है उत्तर दक्षिण दिशा में है, उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर। ये V1 दिया हुआ है मेरे पास, या VA दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। VB रेलगाड़ी का वेग दिया हुआ है कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ए के सापेक्ष बी का वेग बहुत लेट आएगा, अभी कहां, पहले इन दोनों को मीटर पर सेकंड में लाओ। आप कहोगे क्यों? कारण देखो, कारण देखो पीछे। कारण देखो, कारण ये है मित्रों कि ए के सापेक्ष बी का अगर आपेक्षिक वेग लाना है तो आपेक्षिक वेग हालांकि किलोमीटर पर आवर में तो आ जाएगा, पर पृथ्वी का आपेक्षिक वेग अपन मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करते हैं, और रेलगाड़ी ए की छत पे विपरीत दिशा में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका भी वेग मीटर पर सेकंड में ही आएगा। इसलिए हमें इनको किलोमीटर पर आवर को हटाकर मीटर पर सेकंड लाना है। सबसे पहले VA
VA है मेरे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 की घात 3 1 घंटे में हो गए ये 3600 सेकेंड। संख्या बदल गई है मीटर पर सेकंड में। भाचीड़ भाचीड़ VA बराबर आ गया VA बराबर आया है 540/36। 18 दूना 36, 18 तिया 54। नहीं आया समझ में। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 30 हो गया कितना 15 मीटर प्रति सेकंड। समझ आया क्या? तो जो VA आया है वो आया है 15 मीटर प्रति सेकंड। VB कितना है? VB कितना है जरा देखिए 90। VB है मेरे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो VB बराबर हो जाएगा 90 10 की घात 3/3600। भाचीड़ भाचीड़ तो VB बराबर है 900/36। 18 पंजे 90/2 बच 25 मीटर पर सेकंड। नहीं आया। क्लियर है ये? तो ये आ गया है VB। अब जरा सुनो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A के सापेक्ष B का आप क्या करो, आपेक्षिक वेग निकालो। A के तो सापेक्ष B का आपको वेग लाना है। तो इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? इसका आप अर्थ समझ रहे हैं क्या? देखो अब थोड़ा क्वेश्चन को भी पढ़ो। उत्तर दक्षिण दिशा में एक रेलगाड़ी है उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर से, दूसरी रेलगाड़ी भी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर से चल रही है। मुझे ये माइनस लेना पड़ेगा। एक पॉजिटिव लूंगा तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे। माइनस है 25। ओके, मैं कहूंगा पहला ऑप्शन है रेलगाड़ी A के सापेक्ष, रेलगाड़ी A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग, A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग। जरा सुनिए कैसे आएगा। रेलगाड़ी A के सापेक्ष मुझे B का आपेक्षिक वेग कैसे लिखूंगा? VAB। इसका मतलब है A के सापेक्ष B का वेग, तो जिसका निकालना होता है वो आगे, जिसके सापेक्ष होता है वो पीछे। तो VB माइनस VA। VB है -25 माइनस VA कितना है मेरे पास 15। कितना आएगा 25 और 10 यस 5 30 40 विथ माइनस मीटर पर सेकेंड। क्या ये नहीं आया समझ में? क्या ये नहीं आया? देखो रूल हमें चेंज नहीं करने हैं, जो कह दिया है उसी के अनुरूप हमें चलना है। A के सापेक्ष B बोला है तो वही निकालो। A के सापेक्ष B बोला है तो VB आगे आएगा। VB माइनस VA, VB खुद नेगेटिव -25 -15 -40। अब देखो दूसरे में क्या कमाल हो रहा है। अब ये कह रहा है B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालो। B के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? हमें B के सापेक्ष लाना है। B ऑप्शन देखिए हमें कह रहा है, B ऑप्शन कह रहा है B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। नहीं आया। मुझे कह रहा है B के सापेक्ष, B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। देवा 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 मुझे ये बताओ, B के सापेक्ष पृथ्वी का लाना है, ठीक है? तो एक बात बताओ, B के सापेक्ष पृथ्वी का, तो B ऑफ अर्थ ऐसे लिखूंगा। तो V ऑफ अर्थ बोलो ना। नहीं आया। वापिस सुनो,
जिसके सापेक्ष निकालना होता है वो आता है पीछे, जिसका निकालना वो होता है आगे। तो वी बी ए, इसका मतलब बी के सापेक्ष अर्थ का निकालना है, तो वी अर्थ माइनस वी बी। वी अर्थ, क्या अर्थ चल रही? नहीं, अर्थ तो स्थिर है। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा इसको जीरो। अगर मैं इसको जीरो लूंगा, माइनस माइनस 25 लूंगा, कितना आएगा? 25 मीटर प्रति सेकेंड। आया समझ में? शानदार क्वेश्चन। क्लियर? बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकाल लिया। फिर देखो, रेलगाड़ी ए की छत पहली वाली पर गति के विपरीत दिशा में, वो यूं जा रही, बंदर यूं जा रहा, छक 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 छक, विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना करो जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। देखो भाई, यहां तीन बातें आ गई। एक आ गया पृथ्वी, एक आ गया बंदर। बंदर की खुद की चाल आई हुई है, बंदर की खुद की चाल दी गई है, और मुझे रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 नहीं, रेलगाड़ी ए के सापेक्ष बंदर की चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ते उस बंदर के वेग की गणना करो जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिएगा सी ऑप्शन, मैं कहूंगा बंदर का रेलगाड़ी ए के सापेक्ष वेग, बंदर का रेलगाड़ी ए के सापेक्ष वेग कितना है? कितना दिया है देखो जरा। मैं कहूंगा रेलगाड़ी ए के साथ 18 किलोमीटर पर आवर के वेग से दौड़ते उस बंदर के वेग की गणना करो। रेलगाड़ी ए की छत पर गति के विपरीत दिशा में, और बोला है गति के विपरीत दिशा, फिर ये तो ब्रैकेट बंद है, ए के सापेक्ष 18 किलो वेग से दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना करो जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो दिया हुआ है वो है वी ए ऑफ मंकी 18 किलोमीटर पर आवर, माइनस में क्यों आप समझ गए होंगे, ए एम माइनस 18 10 की घात 3 बट्टे वही 3600। खच खच कैसे हुआ पता चला? ए के सापेक्ष ऑपोजिट है इसलिए माइनस है। वी ए एम बराबर हो गया, ये बच गया मेरे पास 10, एक तो कट गया, 18 से 2 कट गया, 2 जीरो इससे कट गए, 10 तो आ गया मेरे पास माइनस के 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे पास वी ए एम बराबर है, अरे काजल, वी ए एम बराबर है माइनस के 5 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया समझ में? अब वी ए एम तो बराबर है, परंतु मुझे मंकी का लाना है। वी मंकी माइनस वी ए बराबर माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड। वी मंकी, मंकी मिंडा, वी मंकी मिंडा जाएगा -5 होगा प्लस वी ए, वी मंकी मिंडा -5। वी ए कितना है? 15 है। हाँ, वी ए 15 है, वी ए मेरे पास 15 है। तो वी मंकी महोदय कितना आ रहा है बंदर की आपेक्षिक चाल? वी मंकी बराबर आ रहा है 10। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से मुझे ये बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं? वापस सुन लो, ये बंदर वाला आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। देखो, रेलगाड़ी ए आ रही यूं, बंदर जा रहा है यूं, वेग होगा नेगेटिव, बंदर का आपेक्षिक वेग ए के सापेक्ष दिया हुआ है इसलिए माइनस लगाया। 18 किलोमीटर पर आवर, -18 10 की घात 3 बट्टे 3600 कट गया, 10 बट्टे 2 माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, नो डाउट। फिर वी ए ऑफ मंकी, मतलब ए के सापेक्ष जो मंकी है उसका हमें क्या दिया है? वेग दिया है, उसका हमें वेग दिया है -5 मीटर पर सेकेंड। तो वी मंकी माइनस वी ए, वी मंकी मतलब
मैं कहूंगा ए के सापेक्ष मंकी बंदर का चाल आया है -5 आपेक्षिक वेग, वी मंकी माइनस वी ए -5, तो वी मंकी बराबर -5 प्लस वी ए, -5 प्लस 15, मैं कहूंगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। मैं आशा करता हूं ये उदाहरण आपको बहुत प्रिय लगे होंगे, बहुत आपने आनंद की अनुभूति की है, इसके अंदर अनुभव किया है। अभी उदाहरण तो मुझे जहां तक लग रहा है खत्म हो चुके हैं, एक उदाहरण अभी और बाकी है, उसको हम करेंगे और फिर अगली कड़ी में मैं पाठ्य पुस्तक प्रश्नों को भी कराऊंगा। और प्रश्न थोड़े बहुत टिपिकल हैं, प्रश्न थोड़े नहीं काफी टेढ़े हैं मित्रों, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी हमें, तो मैं उन प्रश्नों को भी लूंगा और बेहतरीन से बेहतरीन हम करने वाले हैं। परंतु उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सभी प्रश्नों को पुनः कीजिए। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं, खुद कीजिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ओके मित्रों, इस सभा को मैं यही देता हूं विराम। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।